हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर राहुल भारद्वाज बगरू कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपनी लास्ट वीडियो है। जो भी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए एक रामबाण कह सकते हैं, वो रामबाण तैयार करके है। 74 क्वेश्चंस हैं, जिसमें जो महिला और बच्चों के विरुद्ध जो अपराध बताए गए हैं उसको लेके एक 74 क्वेश्चंस का एक तैयार किया गया है। तो वो क्वेश्चंस आज अपन देखेंगे। उन क्वेश्चंस से अपने को समझ में आएगा कि अपन किस अकॉर्डिंग कैसे पेपर को हल कर पाएंगे। तो 3 दिन का है। पहले तो ऑल द बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को कि जो भी क्वेश्चन करें बिल्कुल सोच समझ के चारों ऑप्शन पढ़ें, उसके बाद ही उस पे कोई भी अगर जो आपको ठीक लगे उसके बाद ही उसको चयन करें। उससे पहले जब तक चारों ऑप्शन नहीं पढ़ लें उससे पहले उसका चयन ना करें। तो अपना कोर्स वैसे कंप्लीट हो गया था। जो कुछ एक्ट्स में कुछ बचा हुआ था वो मैंने क्वेश्चन आंसर में ले लिया है। तो आज अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्द से जल्द इस वीडियो को देखें और अपन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपनी पत्नी जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है के साथ उसकी सहमति से मैथुन करता है, क्या दोषी है? क्या एज बताई है इसने? 15 ईयर, 15 वर्ष एज बताई है ना, 15 वर्ष एज है। तो किसी अपराध का नहीं है, पहला ऑप्शन। सेकंड है बलात्संग का है। थर्ड है हमला करने का है। और चौथा है अपराध बल का प्रयोग करने का है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स? एक बार आप देखें, फिर देख के फिर बताएं, फिर मैं बता देता हूं। इसका ऑप्शन होगा बलात्संग। बलात्संग है ना, 15 वर्ष से कम। उसके बाद एक 2017 में एक अभी अपन देखेंगे एक आदेश, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने तो स्पष्ट तौर पे कह दिया है 18 वर्ष से कम आयु की अगर कोई छात्र, कोई भी बालिका है, उसके साथ किसी भी प्रकार का शारीरिक संबंध क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है, तो वो बलात्संग की श्रेणी में आएगा। तो ये ध्यान रखना, अगर कोई क्वेश्चन आता है कि 18 वर्ष से कम किसी आयु की किसी बालिका के साथ कोई शारीरिक संबंध बनाता है, चाहे वो उसकी ही पत्नी ही क्यों ना हो, चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, उसकी सहमति से क्यों ना बनाए, पर वो वहां पे बलात्संग का दोषी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का है बलात्संग का दोषी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। अगर महिला की लज्जा भंग करता है, तो लज्जा भंग करने का कोई हमला करता है, तो वो कहाँ पे दंडनीय बताया गया है ना? किस एक्ट में दंडनीय बताया गया, किस अधिनियम में बताया गया है, किस धारा में बताया गया? भारतीय दंड संहिता की धारा 366, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 354, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 509 और भारतीय दंड संहिता की धारा 354। तो देखें फ्रेंड्स, काय में बताया गया है? इसको बताया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा 354 है ना। 509 तो कह रहा है शब्द या किसी अंग विक्षेप के आधार पे किसी भी महिला को भी लज्जा भंग करना है ना। यहाँ बता रहा है लज्जा भंग करना, किसी भी महिला की लज्जा भंग करना 354 बता रहा है। और 509 अपने दंड प्रक्रिया संहिता, ये किसी चीज की प्रक्रिया बता रहा है। 366 अदर बता रहा है। ठीक है, अब अपन थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जब एक महिला अपने स्नान घर में स्नान कर रही थी तो उसी समय गैन ने अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींच ली और उसके फेसबुक पेज पर डाल दी। गैन ने अपराध किया है। कौन सा अपराध किया है गैन ने? अपन देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी धाराएं देखेंगे। धारा कौन सी है? धारा ये कह रही है 354, 354। 354 का क्या कह रहा है? 354 में ए बी सी और डी, 354 का ए बी सी डी, 4 चीज ए बी सी डी है ना। 354 ए बी सी डी। तो उसमें पहला क्या कह रहा है? लैंगिक उत्पीड़न। सेकंड कह रहा है किसी स्त्री की लज्जा भंग करने का नादरण। थर्ड कह रहा है दृश्यता सोयूरिज्म। और चौथा कह रहा है पीछा करना। तो इसमें क्या होगा? इसमें थर्ड होगा ये 354 सी, 354 सी का अपराध किया है ना। दृश्य रहितता 354 सी का अपराध किया है।
ठीक है, ये स्पष्ट तौर पे बता देता हूँ। कोई भी ऐसा है जो किसी को फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे या किसी भी प्रकार से उसकी कोई फोटो लेता है, कोई नहा रहा है, कोई स्नान घर में, मैंने आपको बताया था जब अपन ने इसको रीड किया था कि कोई भी उस वक्त जैसे कोई गारमेंट्स की शॉप पे गई कोई गर्ल और वो चेंजिंग रूम में जा रही है, वहाँ कोई कैमरा लगा हुआ है, तो अगर कोई वैसा कोई अपराध करता है वहाँ कैमरे में, तो वो अपराध होता है 354 के तहत दंडनीय दृश्यरता। तो क्वेश्चन 3 का होगा स। क्वेश्चन 4 कह रहा है कै ने लगभग 2 वर्ष की एक बालिका जो सो रही थी के कमरे में घुसकर उसके गुप्तांगों की क्षति पहुंचाई। कहाँ पहुंचाई? उसके गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। इस मामले में क्या अपराध बताया गया है देख लें एक बार। इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे ए कह रहा है के ने कोई अपराध नहीं किया है, बी कह रहा है के ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन कारित किया है, फिर स कह रहा है के बलात्संग का दोषी है, फिर द कह रहा है के गृह अत्याचार का दोषी है। तो इसमें कौन सा होगा? इसमें अपन देखेंगे क्या कह रहा है कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो किया है उसने। ब कह रहा है के ने भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन कारित किया है, नहीं 354 के अधीन भी मई उसकी कोई लज्जा भंग करने का ऐसा कोई नहीं, उसने उसके गुप्तांगों को क्षति पहुंचाई। तो क्या किया उसने? बलात्संग का, क्या बलात्संग का दोषी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता के अनुसार ऐसा कोई पुरुष जो किसी स्त्री द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप की इलेक्ट्रॉनिक सूचना का प्रयोग किया जाने को मॉनिटर करता है वह अपराध करता है। मॉनिटर मतलब उसका पता लगाना, उसका पीछा करना। तो इसका क्या है? दृश्यता, पीछा करना, निगरानी, पता लगाना। क्या आएगा इसका? इसका आएगा पीछा करना। पीछा करना क्या है? 354 का डी, 354 का डी कह रहा है पीछा करना, है ना। पीछा करने का इसने अपराध गठित किया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा दृश्यकर्ता के अपराध से संबंधित है? अभी अपन ने पहले पढ़ा था, एक बार आप देख लें कौन सी धारा है दृश्यकर्ता के। 354 सी दृश्यकर्ता बता रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी महिला द्वारा किसी पुरुष को स्पष्ट अनिच्छा उपदर्शित करने के बावजूद भी यदि पुरुष उसका पीछा करता है तब किन परिस्थितियों में यह पीछा करने के अपराध का गठन नहीं करेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई महिला के मना करने पर भी उसकी बिल्कुल स्पष्ट तौर पे उन्होंने मना कर दिया, मना करने के बाद भी अगर कोई पुरुष उसका पीछा कर रहा है तो वहां कहां पर अपराध घटित नहीं होगा? क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफा प्यार के मामले में ऐसा विधि के अधीन किया गया है, वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आएगा इसमें आएगा बी जो है ऐसा विधि के अधीन किया गया है। मतलब कोई भी व्यक्ति विधि के अधीन किसी महिला का अगर पीछा कर रहा है, कोई महिला है उसका पीछा कर रहा है ना, कोई मान लो उससे कुछ तामील करानी है या उससे कोई विधि के अधीन कोई ऐसा कोई कार्य कराना है, तो वहां पे अगर कोई कार्य कर रहा है तो वो विधि के अधीन है, उस पर कोई अपराध घटित नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए एक विधवा के साथ यौन संबंध उसकी सहमति से करता है, ए दोषी है। ए काई का दोषी है, बलात्कार का दोषी है, जार कर्म का दोषी है, विधवा की लज्जा भंग का दोषी है, कोई अपराध नहीं किया। काई का दोषी है, एक बार देख लें आप, काई का दोषी है ए काई का दोषी है, देख लें एक बार आप। ए कोई अपराध नहीं किया है क्योंकि वहां पे वो विधवा है, उसका कोई हस्बैंड नहीं है। अगर उसका कोई पूर्व में कोई हस्बैंड होता, जिंदा होता और वो करती तो जार कर्म का दोषी होता यहाँ पे, है ना। वहाँ पे वो जार कर्म का दोषी भी नहीं है। जार कर्म का दोषी का क्या है? 494 आईपीसी की धारा 494 के अंदर दंडनीय अपराध है। बलात्संग 375, 376, है ना, 375, 376। तो यहाँ पे वो भी, उसका भी दोषी नहीं है। उसका दोषी क्यों नहीं है? क्योंकि वो विधवा है और उसने अपनी सहमति के साथ वो रिलेशन बना रही है ना, तो वहाँ पे उसका भी दोषी नहीं है। तो इसने कोई भी अपराध नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए अपनी छात्रा बी से विवाह करने का वचन देता है और उसका अपने साथ सहवास करने के लिए उत्प्रेरित करता है। ए ने बी को विवाह का झूठा विश्वास दिलाया। क्या दिलाया? झूठा विश्वास दिलाया, है ना, झूठा विश्वास दिलाया और कपटपूर्ण विवाह
की कुछ रस्में भी की, जिससे बी को विश्वास हो गया कि वह ए की विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी। बाद में ए ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। ए किस अपराध का दोषी है? पढ़ें किस किस अपराध का दोषी है ए। अगर ए का देखें अपराध क्या क्या है, तो ए का अपराध अपने को समझ में आएगा। बलात्कार, पहला है बलात्कार, सेकंड है जारम कर्म, तीसरा महिला का शीलभंग या लज्जाभंग। ए ने कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो किया है, ये गलत है। उसकी लज्जाभंग नहीं, उसने तो उसका बलात्कार ही किया है। जारम कर्म इसलिए नहीं क्योंकि उसका कोई पूर्व में कोई पति नहीं था, इसलिए कोई जारम कर्म नहीं है। तो बलात्कार किया है। बलात्कार का में दिए डेफिनेशन 375 आईपीसी और दंड 376 आईपीसी में दिया है। नेक्स्ट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय ने 1997 में कार्यस्थल पर यौन शोषण के खिलाफ विशाखा गाइडलाइन बनाई थी। वह 2013 में कानून अधिनियम बनाया गया। तो ये कानून अधिनियम क्या बना था? कानून अधिनियम बना था अपन ने कार्यस्थल पर महिलाओं के विरुद्ध यौन शोषण वाला जो 2013 वाला एक्ट था, उसको जो बना था, उसकी किसमें विशाखा गाइडलाइन आई थी। जो अपन ने देखा कि विशाखा गाइडलाइन में एक भवरी नाम की महिला थी, उसके साथ कोई घटना घटी थी उसके साथ। तो अपन क्या देखेंगे कौन है इसमें स्पष्ट का कानून अधिनियम बनाया गया था। किस केस के अंदर बनाया गया था? भंवरी देवी केस में, निर्भया केस में, उन्नाव केस में, इनमें से कोई नहीं। भंवरी देवी, जो भंवरी देवी केस है, भंवरी देवी केस को लेके इसमें बनाया गया था। भंवरी देवी कहाँ की थी? जयपुर के पास किसी ग्राम की महिला है भंवरी देवी, उसने किया है ना, उसके केस में बनाया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में परिव्यक्य बालक की परिभाषा दी गई। परिव्यक्य बालक कौन सा बताया है? अपन ने अगर देखा था तो 311 से लेके 318 के बीच में अपन ने देखा था कोई बच्चा है, उसका गर्भ में उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसकी किसी अदर वे में कोई अगर गर्भ में अगर कोई बच्चा है उसका कोई अपोर्शन करवा रहे हैं, वहां पे अगर कोई ऐसा कोई कार्य कर रहा है, वहां अगर उसकी डेथ हो जाती है तो ऐसा। तो अपरिपक्व जो बालक बताया 317 के अंदर बताया, जिसके कोई माता पिता है वो उसे छोड़ के कहीं चले जाते हैं, उसके निकल जाते हैं, तो वहां की अगर कोई स्थितियां होती है तो उसको कौन सी धारा के अंदर बताया गया है? तो फ्रेंड्स उसको बताया गया धारा 317। धारा 317 के अंदर उसको बताया गया। धारा 307 तो कह रही है किसी के ऊपर घातक हमला करना, है ना, उसको ऐसा घातक हमला करना जो हत्या के प्रयास के अकॉर्डिंग हो। 307 वो बता रही है। 305 बता रही है कोई शिशु हो या उसका कोई शिशु है उसके द्वारा कोई अपराध घटित किया है। और 310 बता रही है ठग की परिभाषा, है ना। तो इसका क्या होगा इसमें फ्रेंड्स, इसमें अपन देखेंगे, इसमें जो आंसर सही है वो धारा 317 बिल्कुल राइट है। इसके बाद अपन प्रश्न 12 जो देखेंगे, भारतीय दंड संहिता 1860 की कौन सी धारा के अनुसार कोई बाल अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स इसमें अपन ने क्या देखा था? कोई भी 7 वर्ष से कम आयु का शिशु है ना, किसी एज 7 वर्ष से कम है, 7 वर्ष से कम आयु का जो कोई बच्चा है, उसने अगर कोई अपराध किया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, उसे उसका लाभ दिया जाएगा। एक बार आप देखें इसमें कौन सा सही होगा। इसमें अपन देखेंगे धारा 82, धारा 84, धारा 83, धारा 86, कौन सा सही होगा? एक बार आप देखें। इसमें धारा 82 का लाभ है ना, 82 का लाभ दिया जाता है, जिसमें कोई भी बच्चा 7 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा होता है, उसने अगर कोई अपराध घटित कर दिया है, क्योंकि वो जहां अपराध कर रहा है उसे समझ नहीं है कि उसने कोई अपराध घटित किया है, उसकी इतनी समझदारी नहीं है, उसकी इतनी नॉलेज नहीं है कि मैंने ये कोई अपराध किया। उसका बचपन में अपन कहते हैं कि यार बच्चा है इसे छोड़ दो, कारण कि बच्चा, उसको अपराध का पता नहीं है कि उसने कोई अपराध किया है। तो सेम आईपीसी जब बनी थी तब ये कई कंटेंट थे जो उन्हें सोच के लाया गया था,
तब उसमें यही था भाई कोई बच्चे के साथ अगर कोई अपराध हो जाए तो उसमें बताया था 82 का उसके लाभ दिया जाएगा। 84 का लाभ क्या है, 84 का लाभ भी बता देता हूँ। कोई भी व्यक्ति है जो कोई नशा या किसी भी तरह से कोई सेवन करके कोई भी कार्य कर रहा है, जैसे कोई दारू पी के गाड़ी चला रहा है, अब उस अनकॉन्शियस में उसने किसी न किसी को टक्कर कर दी, किसी की घटना घटित कर दी, दुर्घटना घटित हो गई, तो वहां पे उसको 84 का लाभ भी दिया जाता है। तो इसमें अपन ने देखा सिर्फ बालक के लिए, तो बालक के लिए 82। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय दंड संहिता की धारा 166 ख का संबंध है, कई से संबंध है 166 ख का, अपन देखते हैं। गर्भपात कारित करना, पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना, पीछा करना, इंटरनेट के माध्यम से स्त्री का आयात निर्यात करना, है ना। तो अपन पहले तो देखेंगे, क्यों अपन अगर किसी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप जब पेपर देने जाएं चारों ऑप्शन पढ़े, चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको क्रिएटिविटी आपकी तैयार होगी, आपको खुद को पता चलेगा कि नहीं, जैसे अभी इसमें अपन देखते हैं स्त्री का आयात निर्यात करना, तो स्त्री का आयात निर्यात करना कहाँ बताया है, स्त्री का आयात निर्यात करना 366 ए बी में बताया है, 372 और 373 में बताया है, ये जो धाराएं इनमें बताया। तो इसका मतलब यहाँ 166 ख है, तो यहाँ तो ये तो नहीं होगा, है ना। इसके बाद पीछा करना इंटरनेट के माध्यम से, ये क्या है 354 डी, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, पीड़िता का अस्पताल में उपचार न करना, अपने पास दो ऑप्शन है, गर्भपात कारित करना। गर्भपात कारित करना मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले ही लास्ट जो अपन ने पहला क्वेश्चन किया था उसमें अपन ने देखा था कि 311 से लेके 318 के बीच में बताया गर्भपात कारित करना, 166 में, तो ये भी नहीं हो। तो इसका क्या होगा, पीड़ित का अस्पताल में उपचार न करना। अगर कोई पीड़ित है उसका अगर कोई अस्पताल उपचार करने से मना करता है तो 166 ख के तहत दंडनीय होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय दंड संहिता की धारा 372 का संबंध है, जस्ट अभी अपन ने पढ़ा था 372, है ना। 372 का संबंध है, अवयस्क का दुर्व्यापार करना, बालक का दुर्व्यापार करना, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें, तीसरा जो है ये बिल्कुल ठीक है, वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्राप्तव्य को बेचना, है ना, बेचना। 373 कह रहा है खरीदना और 372 कह रहा है बेचना। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, विदेश से लड़की का आयात करने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा है, कौन सी धारा है भारतीय दंड संहिता की, मैंने अभी बताया था धारा 366 है। 366 ख स्पष्ट कह रही है कि किसी भी व्यक्ति का विदेश से व्यापार, पहले विदेश में जम्मू कश्मीर को भी रखा गया था, पर जब से 31 अक्टूबर से 370 धारा हटाई है तब से उस जम्मू कश्मीर भारत का अंग हो गया है, और उसके बाद से जम्मू कश्मीर नहीं करके विदेश को ही बताया गया है। जैसे कोई अलग कंट्री हो गई, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऐसा कोई दूसरी कंट्री, उसे ही दूसरा देश, उसे ही विदेश में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की कौन सी धारा में यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया गया है, कौन सी धारा में यौन उत्पीड़न को अपराध घोषित किया है, एक बार आप देखें क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है कौन सी धारा में बताया गया, अब देखें। धारा 354, धारा 360, धारा 357, धारा 341 कई में बताया गया है, देखें एक बार आप। धारा 354 में यौन उत्पीड़न को अपराध बताया गया है, ठीक है। 354, 360 भी नहीं है, 357 भी नहीं, 341 भी नहीं है। आईपीसी की किस धारा में स्त्री की परिभाषा की गई है, आईपीसी की कौन सी धारा में स्त्री की परिभाषा की गई है, देखें एक बार। धारा 10 में पुरुष और स्त्री दोनों को परिभाषित किया गया है धारा 10 में, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है। ये क्वेश्चन आईक्यू का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आईक्यू लेवल है, देखें आपका कितना आईक्यू लेवल है, आईक्यू टेस्ट करें। पुरुष प्रधान समाज, दहेज प्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, दोबारा रीड करना। महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है नहीं है। तो पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार है, दहेज प्रथा जिम्मेदार है, बाल विवाह जिम्मेदार है, विधवा पुनः विवाह जिम्मेदार नहीं है, महिलाओं की दशा को सुधार रहा है, दशा खराब नहीं कर रहा। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 बिल्कुल विधवा पुनः विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा स्त्री की लज्जा का अनादरण करने से आशय है। क्या है आशय? वह इस आशय से शब्द कहेगा, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करेगा, या आशय से कोई वस्तु प्रदर्शित करेगा। उपयुक्त सभी क्या आएगा इसमें फ्रेंड्स? इसमें उपयुक्त सभी आएगा। धारा कौन सी है? धारा कह रही है 509 509, धारा 509 आईपीसी के तहत, आईपीसी के तहत धारा 509। नेक्स्ट क्या है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में बलात्संग की परिभाषा दी गई है? किस धारा में बलात्संग की परिभाषा दी गई है? अपन ने पढ़ा था 354, 366, 375, 376। 375 में बलात्संग की परिभाषा दी गई है और 376 में दंड दिया गया है, दंड। ठीक है, 375 में परिभाषा दी गई है, 376 में दंड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम संशोधन किया गया, कब संशोधन किया गया? सन 1984, 1986, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986, 1987। तो फ्रेंड्स सन 1984 और 1986 में इसको चेंजेस किया गया है, इसमें परिवर्तन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा के निवारण हेतु संसद द्वारा सती प्रथा निवारण अधिनियम पारित किया गया, कब पारित किया गया संसद द्वारा? 1987 में, 1960 में, 1980 में, 1978 में, 1987, 1960, 1980, 1978। तो 1987 में किया गया और 1988 में इसको लागू कर दिया गया, 1988 में इसको लागू कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री की लज्जा भंग करने का आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किस धारा में दिया गया है? किस धारा में दिया गया? लज्जा भंग करना, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है लज्जा भंग करना। किस में दिया गया है? धारा 354 में, धारा 354 में बताया गया है। और शब्द और अंग विक्षेप के द्वारा 509 में बताया गया है, 354 में बताया गया, 376 में दंड बताया गया है बलात्संग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेमेल करे मेल, जो बेमेल है उसे करे मेल, है ना। तो अपन ने भी देखा 354, अब 354 ए बी सी डी चारों हैं, तो अपन चारों देखते हैं कौन सा क्या बेमेल मेल होगा। पहला है ताक झांक करना, उसका आगे लिखा हुआ 354 ए। सेकेंड है पीछा करना, 354 डी। थर्ड है यौन उत्पीड़न के लिए सजा, 354 बी। बलपूर्वक या हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना या होने के लिए विवश करना। अपन 354 ए क्या कह रहा है? यौन उत्पीड़न की सजा, तो 354 ए यौन उत्पीड़न। फिर 354 बी क्या कह रहा है? 354 बी कह रहा है बलपूर्वक हमले द्वारा किसी स्त्री को नग्न करना, तो 354 बी, ये 354 बी कह रहा है। इसके बाद 2 बचते हैं, इसके बाद है ताक झांक करना। ताक झांक करना कहीं में बताया गया है? 354 सी में बताया गया है, दृश्य रखता। और पीछा करना 354 डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपन ने देखा, है ना। जो इसको अपन इधर भी मैं लिख देता हूं, इधर भी अगर आ जाएगा समझ में, मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं इधर आपको, बिल्कुल। जो 354 ए है वो ए आएगा 3 नंबर, 354 डी जो है वो आएगा 2 नंबर, और 354 बी जो आएगा वो आएगा 4 नंबर, और फिर ये 1 नंबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अंग विक्षेप का कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादरण करने के लिए आश्रित है, किस धारा के में अपराध है? किस धारा में अपराध है? धारा 509, धारा 509 के तहत दंडनीय अपराध है। और 498 में क्या कह रहा है? 498 में ए कह रहा है फ्रेंड्स, 498 में ए कह रहा है कोई भी महिला है उसकी कोई भी दहेज के लिए उसे परेशान करना, दहेज की मांग करना, है ना, तो वहां पे 498 में ए आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है बताएं? आईपीसी का भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1860। तो भारतीय दंड संहिता 1860 नॉर्मल क्वेश्चन है, पर हाँ नॉर्मल क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि क्वेश्चन
एक बार देखने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुच्छेद में बालकों व स्त्रियों के लिए राज्य को उपबंध दिया गया? ये क्वेश्चन देखें और इस क्वेश्चन का मे भी आंसर सबको आना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है आना चाहिए। देखें एक बार, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 19 कई में दिया गया है अधिकार। अगर कोई अपन अधिकारों की बात करते हैं तो अधिकार कई में दिए गए हैं अपने को, है मौलिक अधिकार, मूलभूत अधिकार कई में है अपने। फंडामेंटल राइट्स क्या है अपने 14 से लेकर 35 फंडामेंटल राइट्स वहीं बताया गया, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 35, अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 35 के बीच। तो अनुच्छेद 15(3) जो कह रहा है वो राज्य को उपबंध बता रहा है कि स्त्री और बालकों के लिए कोई भी उपबंध कर सकता है राज्य, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की 1860 का संशोधन 2018 में क्या सजा बताई गई है ना। इसमें सजा बताई गई है, तो सजा क्या बताई गई है अपन देखते हैं। धारा 376D के तहत 20 वर्ष जो कि आजीवन कारावास तक, धारा 376D के तहत 10 वर्ष, धारा 376D के तहत 7 वर्ष और धारा 376D के तहत 5 वर्ष। 376D कह रहा क्या है? 376D कह रहा है सामूहिक बलात्कार, किसी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार करना, 376D का दंड, है ना। तो वहाँ दंड में अभी 2018 में चेंजेस कर दिया गया। दंड में क्या चेंजेस किया है 2018 में? 20 वर्ष जो कि आजीवन कारावास तक हो सकता है और इसको मृत्यु दंड भी से दंडित भी किया जा सकता है ना। मृत्यु दंड से दंडित भी किया जा सकता है। दहेज लेने देने या इनके लेन देन में सहयोग करने पर सजा का क्या प्रावधान है? सजा का क्या प्रावधान बताया गया है? दहेज लेना देना, पहला तो है 5 वर्ष की कैद, 15,000 जुर्माना, 10 वर्ष की कैद, 10,000 जुर्माना, 7 वर्ष की कैद और 20,000 जुर्माना। और नेक्स्ट है 15 वर्ष की कैद, 15,000 जुर्माना। तो फ्रेंड्स बताएं इसमें क्या आएगा? इसमें है 5 वर्ष की कैद, 15,000 जुर्माना। अब जुर्माने में क्या बताया? जुर्माने में ये रहेगा जो कोई दहेज की राशि होगी उसके अकॉर्डिंग जुर्माना लगाया जाएगा। अगर दहेज की राशि 15,000 से ज्यादा है तो 15,000 से ज्यादा उसमें जुर्माना लगाया जाएगा, कम से कम 15,000, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती अधिनियम कब लागू हुआ? तो सती अधिनियम लागू कब हुआ? सती अधिनियम लागू हुआ है 1987 में सती अधिनियम को लागू किया गया है ना। फिर नेक्स्ट है, पहली बार सती को कहां प्रतिबंधित किया गया? पहली बार सती प्रथा को कहां प्रतिबंधित किया गया? पहली बार बंगाल, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। पहली बार बंगाल में प्रतिबंधित किया गया। इसका भी अपने को ईयर भी पता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ईयर भी देखते हैं कौन सी ईयर। पहली बार सती किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित हुआ? कहाँ हुआ? सती विनियम 1829, सती विनियम 1888, 87 और 30 कब हुआ है? 1829 में। किस जगह हुआ है? बंगाल में, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री अशिष्ट रूपेण अधिनियम प्रथम बार अपराध करने पर सजा का क्या प्रावधान है? सजा का क्या प्रावधान है? 2 वर्ष का कारावास, 2,000 जुर्माना, 3 वर्ष का कारावास, 4,000 जुर्माना, 4 वर्ष का कारावास, 3,000 जुर्माना, 5 वर्ष का कारावास, 5,000 जुर्माना। क्या होगा? तो इसका फर्स्ट जो है 2 वर्ष का कारावास, 2,000 जुर्माना, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सती अधिनियम का पूरा नाम क्या है? सती अधिनियम का पूरा नाम एक बार आप देखें, आपके अकॉर्डिंग क्या नाम है पूरा, फिर मैं बताता हूं क्या है पूरा। एक बार आप पढ़े इसको। पहला कह रहा है द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987, दूसरा कह रहा है सती रोकथाम अधिनियम 1988, सती अधिनियम 1986, द कमीशन रोकथाम अधिनियम 1987। तो क्या है इसका? एक बार आप देखें, इसका आएगा द कमीशन ऑफ सती रोकथाम अधिनियम 1987, ये इसका राइट आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम का पूरा नाम? घरेलू हिंसा अधिनियम का पूरा नाम क्या है? महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2006। तो इसका क्या आएगा? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ?
कब लागू किया गया इसको? 19 नवंबर 2005 को, 26 अक्टूबर 2006 को, 26 अक्टूबर 2005 को, 25 फरवरी 2005 को। तो लागू कब किया गया फ्रेंड्स, एक बार बताएं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया, तो इसको लागू कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को इसको लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा अधिनियम में जो प्रारूप सुझाया गया है उसका क्या नाम है? प्रारूप जो बताया गया उसका क्या नाम है? घरेलू परिवाद, घरेलू मामले, घरेलू घटना रिपोर्ट, घरेलू घटना। क्या बताया गया है? इसको बताया घरेलू घटना रिपोर्ट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 2013 में। विशाखा मामला जब आया था, मैंने अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा था, भौरी देवी वाला जो मामला था 1992 में, भौरी देवी जो जयपुर की महिला थी, उसने महिलाओं पे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी, तो वहाँ के साहूकारों ने उसका बलात्कार कर दिया था। और 1997 में विशाखा नाम की एक जो एनजीओ थी उसने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 1997 1997 में एक डिसीजन दिया था, उसमें बताया था कि समस्त राज्य कोई भी ऐसी कार्यस्थल है जहाँ पे 10 या 10 से अधिक है, वहाँ पे एक आंतरिक और स्थानीय परिवार समितियाँ गठित करेगी, वो सब परिवार समितियाँ इसका करेंगी। और महिलाओं के विरुद्ध कोई भी ऐसा अपराध होता है कार्यस्थल पे, तो उनका कोई भी मामला होता है तो इस एक्ट के तहत वो गवर्न होगा। तो 2013 में एक्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में आंतरिक समिति कितने सदस्यों से बनती है? कितने सदस्यों से बनती है फ्रेंड्स? 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो, वहाँ आंतरिक समिति का गठन किया जाएगा। जहाँ 10 या 10 से कम है वहाँ पे स्थानीय समिति ही कार्य करेगी। स्थानीय समिति, आंतरिक समिति में जो वहाँ का जो भी हेड ऑफ होगा वो आंतरिक समिति का गठन करेगा। और अगर स्थानीय समिति तो वो कलेक्टर के अधीन होगी। कलेक्टर स्थानीय समिति का अध्यक्ष, वो कोई भी होता है उसे अध्यक्ष बनाएगा, उस कलेक्टर के अंडर में रहेगा। नेक्स्ट क्या है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में परिवाद कौन सी धारा के अंतर्गत दर्ज किया जाता है? धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10। धारा 9 के तहत परिवाद को दर्ज किया जाता है। कोई भी व्यथित महिला है वो प्रत्यर्थी के खिलाफ, व्यथित उसको बताया गया जो पीड़ित, और प्रत्यर्थी उससे बताया गया है जो अभियुक्त है, प्रत्यर्थी के खिलाफ धारा 9 के तहत परिवाद दर्ज करा सकती है। धारा नेक्स्ट 40% क्या कह रहा है? लैंगिक उत्पीड़न में से अर्थ है, लैंगिक उत्पीड़न से क्या अर्थ है? शारीरिक संपर्क और फायदा उठाना, लैंगिक पक्षपात की मांग या अनुरोध करना, लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां करना, अश्लील साहित्य दिखाना। उपरोक्त सभी क्या है? उपरोक्त सभी। ये कौन सी धारा है? धारा 354। धारा 354 में बताया गया है ना। धारा 354 स्पष्ट तौर पे चारों चीजें बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीपीएनडीटी, वेरी इंपॉर्टेंट। पीसीपीएनडीटी अधिनियम का पूरा नाम देखें एक बार, बताएं पूरा नाम क्या होगा पीसीपीएनडीटी एक्ट का? पीसीपीएनडीटी एक्ट क्या है? गर्भाधान में किसी भी प्रकार से कोई भी महिला का सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसका कुछ चेकअप किया जाना, उसका लिंग का परीक्षण किया जाना, जो दंडनीय अपराध है। आप किसी भी जाएंगे डॉक्टर के पास तो वहाँ लिखा रहता है यहाँ गर्भ या भ्रूण की जांच नहीं की जाती है। अगर ऐसा होता है तो इस एक्ट के तहत दंडनीय अपराध है। तो एक्ट का पूरा नाम क्या है? पीसीपीएनडीटी एक्ट का पूरा नाम है गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, पीसीपीएनडीटी अधिनियम का नाम परिवर्तन कब किया गया? नाम परिवर्तन कब किया गया? पहले इसका नाम था गर्भधान, ये देखिए पहले जो इसका नाम था, पहले इसका नाम था पूर्व गर्भधान एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम 1994। इसका नाम चेंज करके अब नाम इसका गर्भधारण पूर्व या प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 कर दिया। तो इसका नाम कब परिवर्तन किया गया? वापस 14 फरवरी 2003 को, वैलेंटाइन डे के दिन 2003 में वैलेंटाइन डे पे कोई जोड़ा था, उस जोड़े को देखते हुए इन्होंने नाम भी परिवर्तन कर दिया कि नहीं उस पर प्रतिषेध किया जाए, रोका जाए, है ना। इसलिए 14 फरवरी 2003 को इसमें नाम परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व अल्ट्रासाउंड व सोनोग्राफी से लिंग निर्धारण करने पर डॉक्टर को सजा का क्या प्रावधान है? डॉक्टर को सजा का क्या प्रावधान बताया गया है? एक बार देखें क्या प्रावधान बताया है डॉक्टर को सजा का। इसका 2 से 5 वर्ष तक का कारावास, 15,000 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना, दोनों से दंडित किया जा सकता है। ठीक है, 2 से 5 वर्ष तक का।
नेक्स्ट है अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 के तहत कोई व्यक्ति किसी बच्चे या नाबालिग से वेश्यावृत्ति की कमाई कराता है तो सजा का क्या प्रावधान है? सजा का क्या प्रावधान अगर किसी बच्चे या किसी से करवाता है? सजा का प्रावधान है 5 से 7 वर्ष तक का कारावास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश से किसी लड़की का वेश्यावृत्ति करने के लिए आयात करने पर आईपीसी की किस धारा के तहत दंडनीय अपराध है? क्या किस धारा के तहत दंडनीय अपराध बताया गया है? विदेश से अगर किसी लड़की का आयात निर्यात कर रहे हैं, किसी भी लड़की का अगर आयात निर्यात कर रहे हैं विदेश से, तो उसके तहत कई में बताया गया है धारा 366 है। अभी अपन ने पहले भी पढ़ा था धारा 366 है। धारा 366 के तहत आयात निर्यात करने पर। नेक्स्ट का है वेश्यावृत्ति आदि के लिए बच्चों का विक्रय क्रय करना किस धारा के तहत दंडनीय? विक्रय क्रय आयात निर्यात में वो या तो किसी का विक्रय क्रय तो अपन मान लो अजमेर है, जयपुर है, कहीं से भी कर सकते हैं। और आयात निर्यात किसी विदेश से किसी को ला रहे हैं, है ना, किसी भी कार्य के लिए वेश्यावृत्ति के लिए विदेश से कर रहे हैं, तो वहाँ अपराध 366 के तहत। और यहाँ ही अगर आयात निर्यात कर रहे हो तो उसके तहत देखो 72, 73 आईपीसी, 73, 72, 75, 76, 70, 71, 72 और 73 आईपीसी के तहत। 72 में बताया गया विक्रय और 73 में बताया गया क्रय। 72 में तो बताया गया है विक्रय और 73 में बताया गया है क्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव तस्करी रोकथाम सुरक्षा व पुनर्वास बिल 2018 लोकसभा में किस दिनांक को पेश किया गया? किस दिनांक को पेश किया गया लोकसभा में? 26 जुलाई 2018 को लोकसभा में पेश किया गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी प्रक्रिया होती है? कितनी प्रक्रिया होती है? वेरी इंपॉर्टेंट है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में कितनी प्रक्रिया होती है? फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आने लायक क्वेश्चन है, एक बार वापस देख लें। 2, 3, 4, 1 कितनी प्रक्रिया होगी? 2 प्रक्रियाएं होती है। एक प्रक्रिया पीड़ित के लिए होती है, एक प्रक्रिया अभियुक्त के लिए होती है। 2 प्रक्रिया होती है सीआरपीसी में। सीआरपीसी जो है, सीआरपीसी में 2 प्रक्रिया होती है। सीआरपीसी 1973 जो होती है उसमें 2 प्रक्रिया बताई गई है, एक तो पीड़ित के लिए, एक अभियुक्त के लिए। एक तो पीड़ित के अनुसार चलेगा, एक अभियुक्त के अनुसार चलेगा। 2 प्रक्रियाएं हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 114B किस संबंध में बताई गई है? किस संबंध में बताई गई है? पीड़िता द्वारा बताया गया अपराध जब तक अभियुक्त ना साबित ना करे, अभियुक्त द्वारा दी गई साक्ष्य सफाई, पीड़िता द्वारा परिवर्तन किए गए कथन, न्यायालय स्वयं की अवधारणा। क्या है इसका? पहला आएगा जब तक पीड़ित अभियुक्त ये ना साबित कर दे कि उसने ये अपराध नहीं किया है, तब तक ये माना जाएगा, न्यायालय ये अवधारणा करेगा कि उसने वो अपराध घटित किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वधू को वर पक्ष द्वारा दिया गया स्त्रीधन किसके अधिकार में होगा? एक बार ये क्वेश्चन देखें क्योंकि बहुत से लोग हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा एक एग्जांपल देके। वधू को वर पक्ष द्वारा दिया गया स्त्रीधन किसके अधिकार में होगा? वधू के, वर के, वधू पक्ष के, इनमें से कोई नहीं। किसके हक में होगा? वधू के हक में। मान ले लड़का और लड़की की शादी हुई, लड़के पक्ष द्वारा लड़की को कोई भी जेवरात दिए गए, अब उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तलाक हो जाता है। तलाक होने पे वर पक्ष ये नहीं कह सकता ये हमारा दिया हुआ, ये हमें वापस दो। वो स्त्री धन हो चुका है, वो वधू का हो चुका है, उसका वधू पे ही अधिकार है, ठीक है ना। और 1 वर्ष के वधू के मांग के 1 वर्ष के दरमियान उसे सारा सामान लौटाना होगा। अगर सामान नहीं लौटाते हैं तो सजा 3 वर्ष के कारावास की सजा से दंडनीय अपराध घोषित है, ठीक है। नेक्स्ट है बालक व किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में कितने वर्ष के बच्चे से कार्य करवाने पर संज्ञेय अपराध बताया गया है? कितने वर्ष के? अगर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, अगर उसके से अपराध घटित कराते हैं, उससे कोई भी कार्य कराते हैं तो वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में बताया गया है। नेक्स्ट है CIRM का पूरा नाम क्या है? CIRM का पूरा नाम क्या है? देखें एक बार, पढ़ें क्या है ये क्वेश्चन आने लायक है आपके। CIRM क्या है? CIRM का पूरा नाम क्या है? देखें एक बार सॉरी। CIRM केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र को CIRM बताया गया है। केंद्रीय सेंट्रल
औद्योगिक संबंध तंत्र। नेक्स्ट है बाल श्रम निषेध व नियमन संशोधन अधिनियम 2016 के अनुसार बच्चों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है? कितनी श्रेणी में बांटा गया है बच्चों को? 2 श्रेणी में, 3 श्रेणी में, 4 श्रेणी में, इनमें से कोई नहीं। 2 श्रेणी में बांटा गया है बच्चों को, है ना। 14 वर्ष या 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे, है ना, 2 श्रेणी में बांटा गया है। नेक्स्ट है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में विवाह की आयु कितनी बताई गई है? बताएं कितनी बताई गई है? वर 21, वधु 18। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में विवाह की आयु कितनी बताई गई है? वर की 21, वधु की 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह के लिए दंड का क्या प्रावधान है? बाल विवाह के लिए दंड का 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख जुर्माना। 2 वर्ष का कठोर कारावास, 1 लाख जुर्माना व दोनों। 1 वर्ष का कारावास, 2 लाख जुर्माना। 3 वर्ष का कारावास, 1 लाख जुर्माना। क्या बताई गई है? 2 वर्ष का कठोर कारावास और 1 लाख जुर्माना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोक्सो अधिनियम का पूरा नाम क्या है? पोक्सो एक्ट, है ना, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंस, है ना। उसका क्या बताया गया है? लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2016, यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2010। तो क्या बताया गया? 3 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। नेक्स्ट है पोक्सो अधिनियम लागू कब हुआ? कब हुआ पोक्सो अधिनियम लागू? पोक्सो अधिनियम लागू हुआ है फ्रेंड्स 14 नवंबर 2012 को। नेक्स्ट है बेमेल का मेल, परिवेशन, लैंगिक हमला, धारा 3। गुरुत्व परिवेशन तो बिल्कुल सेम है, धारा 2 में भी ये आएगा, 3 में लैंगिक हमला और 4 में। ये कौन से एक्ट के हैं? ये पोस्को एक्ट, पोक्सो एक्ट में बताया था, अपन ने देखा था। परिवेशन, लैंगिक हमला, कोई भी बालिका है ना, उसके गुप्तांगों, मूत्रमार्ग, गुदा आदि पे किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपने लिंग या कुछ भी उसके अंदर प्रवेश किया जाता है या कुछ भी किया जाता है तो प्रवेशन लैंगिक हमला है। गुरुत्वीय प्रवेशन लैंगिक हमला किसे बताया? गुरुत्वीय प्रवेशन लैंगिक हमला उसे बताया जिसमें कोई भी पुलिस अधिकारी अपनी कस्टडी में या कोई जेल प्रशिक्षण गृह या कोई बाल गृह, वहाँ पे कोई अधिकारी है, कुछ भी है, वो किसी बालिका के साथ इस तरह का कोई कार्य कर रहा है, कोई उसके गुदा, मूत्रमार्ग या योनि या किसी भी जगह ऐसा कुछ उसके टच कर रहा है या उसके अंदर कोई प्रवेश कर रहा है, ऐसा कोई कार्य कर रहा है, तो गुरुत्व प्रवेशन लैंगिक हमला धारा 5 के तहत लैंगिक हमला में उसके किसी पार्ट को, कोई प्राइवेट पार्ट्स पे कोई टच कर रहा है या कोई भी कुछ छू रहा है या कोई भी कार्य कर रहा है तो उसको लैंगिक हमला धारा 7 के तहत बताया गया और गुरुतर लैंगिक हमला धारा 9 के तहत गुरुतर लैंगिक हमले के तहत बताया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का क्या प्रावधान है? लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का क्या प्रावधान है? देखें, प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष और जुर्माना, प्रथम दोष सिद्धि पर 3 वर्ष और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। पोस्को एक्ट 2018 में संशोधन में 12 वर्ष से कम आयु की बालिका के साथ किया गया रेप की सजा का क्या प्रावधान है? क्या प्रावधान है? आजीवन कारावास और मृत्युदंड बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 1986 में परिवर्तन कर नया एक्ट कब लागू किया? वेरी इंपॉर्टेंट है, कब लागू किया गया? 2015 में नया एक्ट लागू कर दिया गया और इसकी क्या धाराएं और अध्याय क्या है वो भी अपन अभी देखेंगे। एसजेपीयू का पूरा नाम क्या है? एसजेपीयू का पूरा नाम देखिए क्या है? जुवेनाइल पुलिस यूनिट, स्पेशल जूनियर पुलिस फोर्स, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, इनमें से कोई नहीं। थर्ड है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, कोई भी है स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट बताई गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय और बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? 2015 में जो 1986 में था 2015 में परिवर्तन किया गया, इसमें कितने अध्याय और कितनी धाराएं? 10 अध्याय 112 धाराएं। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने लायक है।
नेक्स्ट है CWPO का पूरा नाम क्या है? CWPO, ये अगर आ सकते हैं क्वेश्चन, CWPO का पूरा नाम क्या है? चाइल्ड डेवलपमेंट पुलिस ऑफिसर, बाल पुलिस अधिकारी, बाल कलाकार पुलिस अधिकारी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी, क्या है? देखें एक बार, इसके दो हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस ऑफिसर। ये इंग्लिश टर्म है, ये हिंदी टर्म है, दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के कार्य, क्या कार्य है? पढ़ें एक बार। बच्चों से संपर्क होने पर सादा वर्दी में रहेंगे, बच्चों के विनम्र व सौम्य तरीके से बात करेंगे, किसी अभियुक्त को बच्चों के संपर्क में नहीं लाएंगे, उपरोक्त सभी 4 नंबर। नेक्स्ट है, संज्ञेय अपराध करने वाले बच्चे को पुलिस द्वारा कैसे रखा जाएगा? हथकड़ी डालकर, पुलिस लॉकअप में, पुलिस द्वारा बच्चे पर बल का प्रयोग करके, उपरोक्त कोई नहीं, सॉरी, तो इसमें उपरोक्त कोई नहीं। बच्चे को न तो हथकड़ी डाली जाएगी, न लॉकअप में रखा जाएगा, न ही उसको किसी प्रकार से बल का प्रयोग किया जाएगा। उसको साधारण तौर पे रखा जाएगा, उसको पुलिस की कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, उसको ऐसे जगह रखा जाएगा जहाँ कोई फैमिली माहौल हो, उसको किसी तरह से किसी अपराधी के संपर्क में नहीं लाया जाएगा। ये कुछ नियम बनाए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है SBR प्रारूप क्या है? SBR प्रारूप क्या बताया गया है? कोई भी बच्चा है, उसका कोई अपराध करता है तो एक SBR प्रारूप तैयार करते हैं। वो क्या बताया गया? SBR प्रारूप क्या? सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट, स्पेशल बोर्ड रिपोर्ट, स्पेशल बोर्ड रिपोर्ट, सोशल बोर्ड रिपोर्ट। क्या है? स्पेशल बैकग्राउंड रिपोर्ट। क्या है उस बच्चे का स्पेशल बैकग्राउंड, क्या कह रहा है? सामाजिक बैकग्राउंड उसका क्या कह रहा है, ठीक है। सोशल बैकग्राउंड मतलब सामाजिक, उसकी जो पीछे परिस्थितियां वो क्या कह रही है, सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट तैयार की जाती है। CMPO का पूरा नाम क्या है? CMPO का पूरा नाम क्या है? चाइल्ड मैनेज पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड मैरिज ऑफिसर, चाइल्ड मैरिज पुलिस ऑफिसर, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड इसका है चाइल्ड मैरिज पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWC का पूरा नाम बताएं। CWC का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? देखें एक बार, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, सेंट्रल वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड डेवलप सर्विस। क्या है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है CWC, ठीक है। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा की सूचना देने पर पुलिस संरक्षण अधिकारी व मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं? क्या कार्य बताए गए हैं? पीड़ित का संरक्षण देना, पीड़िता जो भी है उसको संरक्षण देना, बिल्कुल संरक्षण देंगे। सेवा प्रदाता की सेवा पाने का, कोई भी सेवा प्रदाता है उसकी सेवा पाने का अधिकार बिल्कुल है। मुफ्त विधिक सहायता बिल्कुल है। उपरोक्त सभी, बिल्कुल उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला की गिरफ्तारी कितने बजे से कितने बजे के बीच में की जा सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में की जा सकती है? सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक, न्यायालय समय पर शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक। तो महिला की गिरफ्तारी बताते हैं सूर्य उदय से सूर्य अस्त के बीच में, तो सुबह 6 से शाम 6 के बीच में। नेक्स्ट है, महिला अपराध होने पर पीड़ित महिला द्वारा FIR किस जगह करवाई जाएगी? किसी महिला के साथ अपराध घटित हो गया तो उसकी FIR किस जगह कराई जाएगी? तो देखते हैं किस जगह कराई जाएगी। घटना स्थल के निकटतम पुलिस थाने में, महिला की सुविधा अनुसार किसी भी निकटतम पुलिस थाने में, सिर्फ महिला थाने, उपरोक्त सभी, महिला की सुविधा अनुसार किसी निकटतम पुलिस थाने में। नेक्स्ट है, यूनियन ऑफ इंडिया बेनाम इंडिपेंडेंट थॉट केस में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या दिए हैं? 21 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ शारीरिक संबंध होने पर बलात्कार, 18 वर्ष से, तो इसका सेकंड है 18 वर्ष से कम आयु की स्त्री के साथ शारीरिक संबंध होने पर बलात्कार, चाहे वो उसकी ही पत्नी ही क्यों ना हो। अगर पत्नी भी है तो भी अगर उसके साथ किया तो उसको बलात्कार ही माना जाएगा। नेक्स्ट है, बचपन बचाओ आंदोलन की याचिका का सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश है? क्या आदेश है सर्वोच्च न्यायालय का? सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, राज्य व केंद्र सरकार की गुमशुदगी के मामले में प्राथमिकी, अगर कहीं भी किसी की गुमशुदगी होती है बच्चे की, तो तुरंत प्रभाव से उसकी गुमशुदगी की प्रथम दृष्टया उसकी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करनी ही होगी, यह आदेश है। तो फ्रेंड्स, ये था अपने क्वेश्चंस
जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लग रहे थे और वेरी इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इन क्वेश्चंस को देखें। तो आज अपना कंप्लीट कांस्टेबल का जो सिलेबस है कंप्लीट हो गया। ऑल द बेस्ट ऑल स्टूडेंट, जो भी क्वेश्चन देखें उन क्वेश्चंस को अच्छे से उन क्वेश्चन को करके अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आंसर दें। डैम श्योर हूं अच्छे से अच्छा होगा आपका क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।